हेलो स्टूडेंट्स, 12th बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चैप्टर 6 के अधिकांश टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है रसारोहण यानी कि एसेंट ऑफ सेप। दोस्तों, रसारोहण को समझने से पहले आप पिछले टॉपिक्स को हम रिवाइज़ करें कि कितने टॉपिक हमने पहले किए हैं। चैप्टर 6 के बहुत सारे टॉपिक किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था जल अवशोषण और उसके अंग देखे थे, उसको प्रभावित करने वाले कारक देखे और कुछ प्रक्रियाएं देखी जिनके द्वारा जल अवशोषण होता है। आज के इस टॉपिक में हम रसारोहण के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रसारोहण क्या होता है समझिए। देखिए, आपको पता है कि पेड़ पौधों में जो जल होता है वो जड़ों से लेकर के पौधे के सभी भागों तक पहुंचता है, यानी कि जड़ उस जल को अवशोषित करके पौधे के सभी भागों तक, पत्तियों तक भी पहुंचाने का काम करती हैं। तो जड़ों द्वारा जल का या खनिज लवणों का पेड़ पौधे के सभी अंगों तक ऊपर की ओर पहुंचना क्या कहलाता है? रसारोहण कहलाता है। आप इसे समझ सकते हो। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो रस है और एक आरोहण है। रस का मतलब हो गया जल के अंदर घुले हुए खनिज लवण, आरोहण का मतलब हो गया उनका ऊपर चढ़ना। तो रसारोहण का सीधा सीधा मतलब हो गया कि खनिज लवणों युक्त जल का जड़ों से लेकर के शीर्ष पर स्थित पत्तियों तक पहुंचना रसारोहण कहलाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जल का पौधों में ऊपर की ओर स्थानांतरण होना रसारोहण कहलाता है। ठीक है, रसारोहण की परिभाषा आपको समझ में आई। इसे हम रस का आरोहण कह सकते हैं। रस का आरोहण है। तो आइए अब देखते हैं रसारोहण का मार्ग क्या होता है। कई प्रयोगों से ये पता चला है कि रसारोहण का जो मार्ग होता है, यानी कि पौधों में रस का आरोहण जिस कोशिकाओं के द्वारा होता है वो संवहन तंत्र की जाइलम वाहिनिकाएं और जाइलम वाहिकाएं होती हैं, यानी कि जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकोइड्स होते हैं। इन्हीं के द्वारा रसारोहण होता है और कोई कोशिका रसारोहण में भाग नहीं लेती है। तो आपको ध्यान रखना है, रसारोहण जो होता है वो संवहन तंत्र की जाइलम वाहिकाओं तथा जाइलम वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। तो आप समझ गए होंगे, रसारोहण जो होता है वो पौधे की संवहन तंत्र की जाइलम वाहिकाओं और जाइलम वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, क्योंकि जाइलम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं दोनों ही जड़ से लेकर के पौधे के शीर्ष भाग तक फैली हुई रहती हैं और इन्हीं के द्वारा जल और खनिज लवणों का संवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक प्रयोग द्वारा मैं आपके लिए समझाता भी हूँ। इसको समझने का प्रयास करें। देखिए, इसको समझाने के लिए एक प्रयोग किया गया। एक पौधा लिया गया बालसम, जिसे हम गुल मेहंदी भी कहते हैं। तो गुल मेहंदी के पौधे के अंदर इन्होंने क्या किया, इसकी जड़ों को काट दिया। क्या किया? जड़ को काट कर इन्होंने इसको सैफ्रेनिन के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया? सैफ्रेनिन के अंदर पौधे की जड़ को काटकर उन्होंने डाल दिया और उसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया। सैफ्रेनिन का बता दूं बच्चों, ये सैफ्रेनिन एक अभिरंजक है जो कि लाल रंग का होता है और दृढ़ोतकों को रंगने का काम करता है। ठीक है, तो सैफ्रेनिन में हम बालसम के पौधे को, इसकी जड़ों को काट करके रख देते हैं और इसको लगभग 2 घंटे के बाद जब हमने देखा तो इसकी जो पत्तियां थीं, तो पत्ती पर क्या होती हैं? पर्णशिरा होती हैं। सिराएं महाशिरा होती हैं, कुछ मुख्य सिराएं होती हैं। तो पत्ती की जो सिराएं थीं उनमें लाल रंग आ गया। जो लाल रंग किसका था? सैफ्रेनिन का था। ये रेड है। तो रेड रंग का सैफ्रेनिन, अब जड़ तो हमने काट दिया, यानी कि जड़ का निचला हिस्सा हमने काटा है, तो जड़ से ही तो अंदर जा रहा है। तो जड़ से लेकर के पत्तियों तक अगर पानी में रखा रहता तो पानी पहुंचता। हमने किस में रखा? सैफ्रेनिन में रखा, क्योंकि ये लाल रंग का होता है, हमें दिखाई दे जाएगा। तो जब हम जड़ को काट करके सैफ्रेनिन के अंदर इसको रखते हैं तो लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में इसकी पत्तियों की जो सिराएं होती हैं वो लाल हो जाती हैं। ये प्रूफ करता है, ये सिद्ध करता है कि जो रसारोहण होता है वो जाइलम वाहिकाओं और जाइलम वाहिनिकाओं के द्वारा होता है, क्योंकि जल जो तुम्हारी पर्णशिराएं होती हैं वो जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की ही बनी होती हैं।
और इसको और गहराई से समझने के लिए इन्होंने क्या किया, जब इसकी जड़ को या तने को काट करके देखा, उसको सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, तो केवल लाल रंग इसकी जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं में था और किसी कोशिकाओं में लाल रंग नहीं था। तो ये सिद्ध करता है कि रसारोहण केवल संवहन तंत्र की जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। इसके बाद में बच्चों, अगर छोटे पौधे की हम बात करें तो छोटे पौधे में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है रसारोहण करने में, जड़ से लेकर पत्ती तक पानी को पहुंचाने में। लेकिन बड़े जो कई फीट लंबे पौधे होते हैं उनमें कई बार समस्याएं आती हैं। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए, समझने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा रसारोहण को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत दिए गए। देखिए, अब हम देखते हैं रसारोहण के सिद्धांत और उसकी क्रियाविधि। इसके अंदर हमें कुछ सिद्धांत पढ़ने हैं जो कि वैज्ञानिकों के द्वारा रसारोहण की क्रियाविधि को स्पष्ट करने के लिए दिए गए थे, जिनमें पहला सिद्धांत है जैव बल सिद्धांत। इसे हम जैविक बल सिद्धांत भी कह सकते हैं, मीन्स वाइटल फोर्स थ्योरी। ओके। सेकंड जो है वो है मूल दाब सिद्धांत, यानी कि रूट प्रेशर थ्योरी। और थर्ड जो सिद्धांत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम भौतिक बल सिद्धांत कहते हैं, यानी कि फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो ये तीन सिद्धांत हमें रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए पढ़ने हैं। पहला जैव बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकंड मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। और थर्ड है भौतिक बल सिद्धांत, यानी कि फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो आइए तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैव बल सिद्धांत को। देखिए, जैव बल सिद्धांत या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है रसारोहण के संबंध में। इसके अनुसार रसारोहण क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है। इसके अनुसार क्या है, रसारोहण एक जैविक प्रक्रिया है और इसमें जैविक कोशिकाएं भाग लेती हैं। जैव बल सिद्धांत के अनुसार रसारोहण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंदर जैविक कोशिकाएं भाग लेती हैं। जैविक कोशिकाओं के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, उसके द्वारा रसारोहण संपन्न होता है। इसको भी समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उनके विचार कौन कौन से हैं, उन विचारों को समझिए। पहला विचार था गॉडलेवस्की का। तो गॉडलेवस्की का रिले पंप सिद्धांत के रूप में ये विचार हमें स्टडी करनी है। देखिए, गॉडलेवस्की क्या कहते हैं। इनके अनुसार जाइलम मृदुतक और मज्जा रश्मि, यानी कि मज्जा किरणें, इनके परासरण दाब में बार बार आवर्ती परिवर्तन होते हैं। उन आवर्ती परिवर्तनों के कारण रसारोहण होता है। हम देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ये दो चीज़ें बता रहे हैं, एक तो जाइलम मृदुतक और एक होती हैं मज्जा रश्मि। तो जाइलम मृदुतक और मज्जा रश्मि दोनों की सेल्स के अंदर इनके परासरण दाब में क्या होता है, आवर्ती परिवर्तन होते हैं। परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा रसारोहण संपन्न होता है। समझिए गॉडलेवस्की क्या कह रहे हैं। गॉडलेवस्की के रिले पंप के सिद्धांत के अनुसार जाइलम मृदुतक और मज्जा रश्मि की कोशिकाओं में परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है। सेकंड है जेसी बॉस का स्पंदन सिद्धांत। जेसी बॉस क्या कहते हैं इसमें। जेसी बॉस के अनुसार वलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाएं, यानी कि पौधे की जो जड़ होती है उसका सबसे मध्य भाग वलकुट होता है। तो वलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाओं में क्या होता है, लयबद्ध स्पंदन होते हैं। उन लयबद्ध स्पंदनों के कारण ही रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है। इसके बाद में फिर और कुछ वैज्ञानिक आए। जेसी बॉस ने इसके लिए टेलीग्राफ प्लांट का प्रयोग किया था। टेलीग्राफ प्लांट, जिसे हम इंडियन टेलीग्राफ भी कहते हैं। तो भारतीय टेलीग्राफ प्लांट पर इन्होंने देखा कि जो वलकुट कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर लयबद्ध स्पंदन होते हैं जिसके कारण रसारोहण संपन्न होता है। तीसरा विचार जैविक सिद्धांत को समझाने के लिए दिया था स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर क्या कहते हैं कि रसारोहण एक जैविक क्रिया नहीं है।
यानी कि इसमें कोई भी जैविक कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। तो इसको समझाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने एक प्रयोग दिखाया। प्रयोग क्या था? इन्होंने पादप के कटे हुए भाग को किस में डाला? सबसे पहले तो इयोसिन, सबसे पहले इन्होंने डाला पिक्रिक अम्ल के अंदर। पिक्रिक अम्ल का मैं आपके लिए बता दूं, पिक्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो कि किसी भी सेल को नष्ट कर सकता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेल्स को मार देता है, यानी कि सेल्स को मृत कर देता है। तो जब हम पादप के कटे हुए भाग को पिक्रिक अम्ल में डालेंगे तो उसकी सेल्स मर जाएंगी, मृत हो जाएंगी। क्लियर है? अब पिक्रिक अम्ल में डालने के बाद में फिर उन्होंने इयोसिन के अंदर डाला। इयोसिन भी एक लाल रंग का वर्णक है, रेड रंग होता है इसका। इयोसिन के अंदर जब उन्होंने डाला तो फिर से जो सेल थीं, जाइलम वाहिकाएं थीं, वो रेड हो चुकी थी, यानी कि पत्तियों के अंदर लाल रंग फिर से इसके अंदर दिखाई दिया। पौधे को अगर हम काट करके निचला हिस्सा जो है, जो कोशिकाएं हैं, उनको अगर हम मृत कर देते हैं और फिर इयोसिन के अंदर डालते हैं, तब भी जो लाल रंग है वो पत्तियों तक पहुंचा। और लाल रंग अगर पत्तियों तक पहुंचा तो ये प्रूव करता है कि जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता इसके लिए बहुत कम होती है, यानी कि ये जैविक क्रिया नहीं है, क्योंकि मृत कोशिकाओं के द्वारा भी तो हो रही है। भाई सभी कोशिकाओं को मृत करने के बाद भी पत्तियां रेड हो रही हैं, इसका मतलब है मृत कोशिकाएं भी ये कार्य कर रही हैं। तो इन्होंने अपनी बात को पूरी तरीके से रखते हुए इन्होंने ये कहा कि रसारोहण एक जैविक क्रिया नहीं है, इसमें जीवित कोशिकाओं का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, लेकिन जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये क्या कह रहे हैं? जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अनिवार्य क्यों है? क्योंकि जीवित कोशिकाएं ही ऐसा वातावरण उत्पन्न करती हैं जिसमें रसारोहण हो सके। तो रसारोहण की अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने के लिए जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। तो इस चीज़ को समझाया था स्ट्रॉसबर्गर ने। देखिए, ये जो हमने अब तक पढ़ा है ये पूरा जैविक बल सिद्धांत है। एक बार हम इस सिद्धांत को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैविक बल सिद्धांत के अनुसार रसारोहण क्या है? एक जैविक क्रिया है, अर्थात इसमें जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं। इसको समझाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले गॉडलेवस्की का रिले पंप सिद्धांत, जिसके अनुसार जाइलम मृदुतक और मज्जा रश्मि की कोशिकाओं में परासरण दाब में आवर्ती परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण रसारोहण होता है। सेकंड नंबर पे आए जेसी बॉस, इनका स्पंदन सिद्धांत। इन्होंने बोला कि भाई पौधे की वलकुट कोशिकाओं, वलकुट की सबसे भीतरी कोशिकाओं में लयबद्ध स्पंदन होते हैं, उन स्पंदनों के कारण रसारोहण होता है। इसके लिए टेलीग्राफ प्लांट का इन्होंने यूज़ किया था। इसके बाद में हम आते हैं स्ट्रॉसबर्गर की बात पर। स्ट्रॉसबर्गर साहब कहते हैं कि जैविक क्रिया नहीं है, रसारोहण कोई भी जैविक क्रिया नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया कि पादप के कटे हुए भाग को यदि हम पिक्रिक अम्ल में मार दें, पिक्रिक अम्ल में डाल दें, तो उसकी सभी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। इन मृत कोशिकाओं वाले भाग को अगर हम इयोसिन के अंदर डालें तो भी कोशिकाएं या जाइलम वाहिकाओं से लाल रंग पत्तियों तक पहुंचता है। इसका मतलब है कि मृत कोशिकाएं भी ये कार्य कर सकती हैं। तो इन्होंने बोल दिया भाई कि रसारोहण जैविक क्रिया नहीं है, लेकिन रसारोहण की आवश्यक स्थितियां उत्पन्न करने के लिए जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यहाँ पर आपका जैविक बल सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम सेकंड थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि है मूलदाब सिद्धांत। ये स्टूडेंट्स, मूलदाब क्या होता है, इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझनी हैं। जैसे मूलदाब सिद्धांत का प्रतिपादन प्रीस्टले ने किया था। इसके अनुसार जल स्तंभ पर लगने वाला धनात्मक दाब जो होता है वो मूलदाब होता है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए ये बताया था कि जड़ में जब जल प्रवेश करता है तो उसके अंदर एक धनात्मक दाब लगता है, और वो धनात्मक दाब ही क्या कहलाता है? मूलदाब कहलाता है। इसका मापन हम लोग मैनोमीटर से करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि किसी प्लांट के अंदर केवल अधिकतम, किसी भी प्लांट के अंदर अभी तक मैनोमीटर के द्वारा नापा गया जो मूलदाब है वो 2 ATM से ज़्यादा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि 2 ATM दाब काफ़ी होता है किसी भी जल स्तंभ को लगभग 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। ये 2 कितना काफ़ी है? 20 मीटर ऊंचाई तक जल को पहुंचा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब बात करते हैं भाई, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई 20 मीटर से ज़्यादा होती है, तो उन पौधों के अंदर जल कैसे पहुंचेगा? इसका कारण है उनके लिए लगभग आपको 12 एटीएम की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविकता में अब तक कभी भी किसी भी पौधे के अंदर 2 एटीएम से ज़्यादा का वायुमंडलीय दाब या फिर मूल दाब अभी तक देखा नहीं गया है। तो हम कह सकते हैं कि मूल दाब जो है एक सर्व सामान्य सिद्धांत नहीं है रसारोहण को समझाने के लिए। कुछ पौधों के लिए हम इसको मान्य कर सकते हैं, लेकिन सभी पौधों के लिए हम इसको मान्य नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, एक डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, उसके अनुसार आप इसको आराम से समझ सकते हो। इसके बाद में हम थर्ड सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि है आपका भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। देखिए भौतिक बल सिद्धांत क्या होता है, आइए अब बात करते हैं भौतिक बल सिद्धांत की, यानी कि फिजिकल फोर्स थ्योरी। देखिए क्या होता है, इसके अनुसार रसारोहण एक भौतिक क्रिया है जो कि भौतिक बलों के द्वारा संपन्न होती है। इसका मतलब है ये जैविक क्रिया बिल्कुल नहीं है, ये एक भौतिक क्रिया है जो कि भौतिक बलों के द्वारा संपन्न होती है। इसके अंदर हम सबसे मुख्य रूप से डिक्सन और जॉली का सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसे हम ससंजन बल सिद्धांत या बाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत 1884 में दिया गया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जल स्थैतिक प्रणाली, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जब जल का स्तंभ बनता है तो जल जो है वो स्तंभ के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि जल का जब जड़ में प्रवेश होता है तो वह एक स्तंभ के रूप में ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि जल स्थिर होता है, वो बीच में से टूटता नहीं है, एक अटूट स्तंभ बनता है जड़ से लेकर के पत्तियों के बीच में। तो इसे हम कहते हैं जल स्थैतिक प्रणाली। जल की स्थिरता हमें इसमें दिखाई देती है, क्योंकि बीच में कोई टूटा फूटा भाग नहीं होता है, पूरा एक स्थिर भाग होता है। सेकंड पॉइंट आता है बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। दोस्तों जो जल का इसमें क्या बना है, जल का स्थैतिक स्तंभ बना है, तो उस जल के स्तंभ को जब पौधे के अंदर बाष्पोत्सर्जन होता है तो बाष्पोत्सर्जन होने की वजह से उस स्तंभ पे खिंचाव उत्पन्न होता है, तो उसकी वजह से उसको ऊपर खींचा जाता है, तो उसे हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। यानी कि जल स्तंभ पर बाष्पोत्सर्जन के द्वारा लगने वाला खिंचाव बल बाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट जो है वो है 45 से लेकर 207 एटीएम तक का ससंजन बल। ससंजन बल मैंने आपके लिए पहले बताया था कि ससंजन बल का मतलब होता है जल के अणुओं को आपस में जोड़कर रखने वाला बल होता है। तो ये इन पौधों के अंदर अधिकांशतः 45 से 207 एटीएम का होता है, जो जल के अणुओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है ये जल के स्तंभ को अटूट बनाए रखता है, बीच में कोई गैप नहीं आता, एक पूरा स्तंभ बना रहता है। और वही स्तंभ नीचे से उस पर क्या लगता है, मूल दाब लगता है, धनात्मक प्रेशर लगता है, और ऊपर से उसको खींचा जाता है। तो बिना किसी फोर्स के, बिना किसी ऊर्जा की सहायता से ये जो जल है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, रसारोहण कहते हैं। क्योंकि इसमें सारी क्रियाएं भौतिक रूप से हो रही हैं, फिजिकली हो रही हैं, इसीलिए इसे हम भौतिक बल सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके लिए आप ध्यान रखना है, ना तो इसमें किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ना ही जीवित कोशिकाओं का योगदान होता है, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन प्राकृतिक घटनाएं अपने आप ही होती हैं। बाष्पोत्सर्जन जब होगा तो जल की हानि होगी, खिंचाव उत्पन्न होगा, उस खिंचाव से क्या होगा, जल स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ेगा, फिर नीचे कमी आएगी और थोड़ा सा अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरह से जल का ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। ये आपका भौतिक बल सिद्धांत है। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर याद रखना है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये डिक्सन और जॉली के ससंजन सिद्धांत या बाष्पोत्सर्जन खिंचाव सिद्धांत के मुख्य पॉइंट हैं, जो कि जल स्थैतिक प्रणाली, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ससंजन बल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इसके। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको यहाँ से समझने के बाद में एक बार अपनी बुक में से अवश्य पढ़ें, क्योंकि एक बार यहाँ से समझने के बाद में जब आप बुक में से पढ़ोगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा और आप अपने नोट्स स्वयं भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस चैप्टर का एंड करते हैं, यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है 7 चैप्टर। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कोरोना से सावधान रहिए और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों।